तो नाज़रीन, आज हम अपनी खास पेशकश नजरिया में लेकर हाजिर है एक बड़ा सवाल कि आखिरकार अफगानिस्तान के कितना नजदीक पहुंच गया है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों और अफगान फौज के बीच जंग चल रही है। गुज़िश्ता दिनों तालिबानियों ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब अफगान फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ महाज खोल दिया है। एक साथ कई इलाकों में जंग चल रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो रही है। अफगान एयरफोर्स ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 500 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में जी मीडिया की टीम मौजूद है। तालिबानी दहशतगर्दों के गढ़ में जी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे मुआविन बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल बियॉन्ड के रिपोर्टर अनस मलिक ने खतरों के बीच रिपोर्टिंग की है। देखिए ग्राउंड जीरो से तालिबानी दहशतगर्दी पर हमारी ये रियलिटी रिपोर्ट। तालिबान मुसलसल अफगानिस्तान में अपना गलबा बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में तालिबान अफगानिस्तान के 2 और शहर पर काबिज हो चुका है। हजारों लाखों लोग अपना वतन छोड़कर नकले मकानी को मजबूर हैं। वाज़ेह रहे कि तालिबान ने शुमाली अफगानिस्तान के बदख्शां में वाक़े फैजाबाद पर भी कब्जा कर लिया है। याद रहे कि ये नवी सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर तालिबान काबिज हो चुका है। इलाके में गुज़िश्ता कई दिनों से दोनों जानिब से जंग के सबब हालात कशीदा हैं। दोनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल तालिबान ने बागलान सूबे के दारुल हुकूमत पुल खुमरी पर कब्जा कर लिया है, जो काबुल से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मगरबी अफगानिस्तान के फरा शहर पर भी तालिबान काबिज हो चुका है। गवर्नर का दफ्तर और पुलिस हेडक्वार्टर भी तालिबान के कब्जे में ही है। इस दौरान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के भी मज़ार शरीफ पहुँचने की खबर है। सदर गनी शुमाली अफगानिस्तान की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। बता दें कि तकरीबन 50 हिंदुस्तानी आज सुबह मज़ार शरीफ से वापस हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसिल खाने को सिफारतकारों ने खाली कर दिया है। वाज़ेह रहे कि करीब 1500 लोग अफगानिस्तान के तरक्याती कामों में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में यूएस के सफीर ज़ल्मे खलीलज़द भी कतर पहुंच गए हैं और दीगर तमाम अफसरान के साथ मुलाकात करके अफगानिस्तान में खूनी खेल खत्म करने के लिए तालिबान पर दबाव बनाएंगे। आइंदा 3 रोज में मुख्तलिफ मीटिंग्स में हिकमत अमली बनाकर तालिबान पर दबाव बनाने की तैयारी है। मीटिंग का अहम मकसद मुल्क में अमन कायम करना है। इस हफ्ते होने वाली दोहा मुज़ाकरात में हिंदुस्तान को भी मदऊ किया गया है। इंडोनेशिया और तुर्की भी इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। उधर रूस, चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदे त्रियोइका मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान की मुसलसल बिगड़ती हालात पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यूएस अफगानिस्तान के हवाई हमलों में उसकी मदद करता रहेगा। Look, we spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. And Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. उधर अमेरिका ने तालिबान को भी इंतबाह दे दिया है कि धोखे और ताकत के जोर पर हासिल की हुई इक़्तिदार को बैनुल-अक़वामी सतह पर मंजूर नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बरोज़ पीर तालिबानी दहशतगर्दों ने कुंदूज के ऐबक पर कब्जा कर लिया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर तालिबान के खूनी खेल और जुल्म के इंतहा की हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा को अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जुल्म की इंतहा की रिपोर्ट्स मुसलसल मिल रही हैं। And the High Commissioner urges the international community, including through the Human Rights Council and the Security Council, to take urgent action to prevent further atrocities and to ensure that civilians in Afghanistan do not, once again, have to bear the brunt and the aftermath of a prolonged and deadly conflict.
उधर अफगानिस्तान सरकार में वजीर गुलाम बहाउद्दीन जिलानी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तालिबान पर खूनी खेल खत्म करने के लिए दबाव बनाने की गुजारिश की है। We ask the international organizations, especially the United Nations, to apply more pressure. They should put pressure on the Taliban to stop their oppression and brutalities against the people. People flee the district that the Taliban have captured because of the Taliban's brutalities. And also they should increase humanitarian aid to Kabul and to all the provinces. उधर अफगानिस्तान सरकार में वजीर गुलाम बहाउद्दीन जिलानी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तालिबान पर खूनी खेल खत्म करने के लिए दबाव बनाने की गुजारिश की है। कुल मिलाकर हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। दोनों जानिब अफराद की हलाकतें, खवातीन पर जुल्म और बच्चों की अमवात के दादुशुमार में इजाफा हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम। और आपको बता दें कि जी मीडिया रिपोर्टर अनस मलिक इस वक्त अफगानिस्तान में ही हैं और मुसलसल लम्हे लम्हे की खबरें अपडेट कर रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या हाल है अब अफगानिस्तान में, देखिए रिपोर्टर अनस मलिक की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अफ़गानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफ़गान तालिबान ने अपना नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। आज मज़ार शरीफ में जहाँ मैं मौजूद हूँ, अब से कुछ देर कबल अफ़गान सदर अशरफ गनी वो आए हैं, उनके साथ साथ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र मोहम्मद सलीम मुहक़्क़िक़ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक सिक्योरिटी लेवल मीटिंग जो है वो यहाँ पे चेयर करेंगे, जिसमें उस्ताद अता नूर जो गवर्नर थे बल्ख के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि एक बड़े नून वॉरलॉर्ड हैं, वो यहाँ आए, वो मज़ार शरीफ पहुँचे। उनका अपना होम टाउन शबरगान का जो है जॉर्जटाउन सूबे में जो मौजूद है, उसको हफ्ते के दिन तालिबान ने ओवररन किया और अब उनकी कोशिश ये है कि वो मिलिशिया लीड करके जॉर्जटाउन का जो कंट्रोल है वो वापस हुकूमत के हाथ में दे सकें। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, मज़ार शरीफ, अफगानिस्तान से। तो नाज़रीन, आज हम अपनी बेहद खास पेशकश नजरिया में बात करेंगे अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की। तालिबान ने अपनी सरगर्मियां वहां मुसलसल तेज कर दी हैं और अमेरिका ने जब से अपनी फौज को वापस बुलाने का सिलसिला शुरू किया है, तब से लेकर अब तक तालिबान ने अपने कहर से वहां लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। अमवात का आदाद-ओ-शुमार बढ़ गया है और इसी वजह से अफगानिस्तान के लोगों ने बड़े पैमाने पर वहां से हिजरत करने का भी फैसला कर लिया है, वहां से पलायन करने का भी फैसला कर लिया है। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में खास मेहमानान मौजूद हैं। हमारे साथ पीके सहगल साहब बने हुए हैं इस प्रोग्राम में, डिफेंस एक्सपर्ट। सहगल साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। और हमारे साथ तेज टिक्कू साहब भी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारी इस खास पेशकश में मौजूद हैं। तेज टिक्कू साहब, आपका भी खैर मकदम है। सहगल साहब, पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे हम यहाँ पर। अफगानिस्तान में जब से अमेरिका ने अपनी फौज वापस बुलाने का फैसला किया है और ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक तालिबानी एकदम से एक्टिव हुए, यानी कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में आम लोगों की जिंदगी बड़े बहरान में, सब कुछ दरम बरम है। वहां पर छोटे बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, लोगों की पासपोर्ट दफ्तर के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग वहां से हिजरत करना चाहते हैं और इतनी दहशत में कोई मुल्क कैसे सरवाइव करे, ये एक बड़ा सवाल है। सहगल साहब, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, अभी एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलिए, बीच में ऑडियो चला गया था। सहगल साहब, अफगानिस्तान पर हम बात कर रहे हैं। तालिबानियों ने अपनी दहशत का बड़े पैमाने पर वहां मुजाहरा किया, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। अमेरिका ने अपनी फौज वापस बुलाने का फैसला ले लिया और अमेरिका के इस फैसले ने एक पूरे मुल्क को एक बार फिर से दहशत में मुब्तला कर दिया है। कैसे अफगानिस्तान को अमन के रास्ते पर लाया जा सकता है, कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर अब काम करने की जरूरत है? बैनुल अक़वामी बिरादरी की ये जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी? देखो, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
कि जब से अमेरिकन एंड नेटो फोर्सेस पुल आउट हुए, तालिबान ने बहुत रैपिड स्पीड के ऊपर 65% कंट्री के प्रोविंसेस के ऊपर काबू कर लिया है। खास करके वो तमाम बॉर्डर एरियाज, नदर्न एरियाज जो सबसे क्वाइट थे, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसने कामयाबी हासिल की है। नदर्न एरियाज ही वही इलाका है जिसके माध्यम से रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था और उसी के माध्यम से अमेरिकन फोर्सेस 2001 में वहां से आई थी। तालिबान ने बड़े पैमाने पर नदर्न एरियाज में अपने आप को स्थापित किया है, फिर साउथ में और वेस्टर्न एरिया में। जहाँ तक अफगानिस्तान की फौज का ताल्लुक है, मेरे मुताबिक उनमें हिम्मत है, दम है उसका मुकाबला करने के लिए। कोई भी फौज अपने एनर्जीज को पूरे डिसिपेट नहीं कर सकती। अफगानिस्तान में बहुत प्रोविंस है, अगर फौज हर जगह अपने आप को डिवाइड कर लेती तो हर जगह कमजोर होती। उन्होंने कुछ बड़े शहरों के ऊपर ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, खासकर कैबुल, और मुझे पक्का यकीन है वहाँ वो डट के लड़ाई लड़ेंगे और आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। जहाँ तक अमेरिकन का ताल्लुक है, अमेरिकन ने साफ तौर पे कहा है कि ये लड़ाई अफगानिस्तान को खुद लड़नी होगी, उनको खुद तालिबान का मुकाबला करना होगा। हम उनको हर प्रकार से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, इसके अलावा उनको एयर सपोर्ट दे रहे हैं, उनको सैलरीज दे रहे हैं, उनको फूड सप्लाईज दे रहे हैं, और लोकल मिलिशिया खड़े हो गए हैं, औरतें खड़ी हो गई हैं तालिबान के खिलाफ, और बड़े पैमाने पर वॉरलॉर्ड्स खड़े हो गए हैं। अभी बड़ा लाजमी है कि जो गानी की सरकार है, उन्होंने सबको इनको इकट्ठा करना है ताकि एकजुट होकर एक स्ट्रेटजी के अनुसार तालिबान का मुकाबला किया जाए। तालिबान इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन उसके साथ में 10,000 पाकिस्तान के माध्यम से 10,000 टेररिस्ट आ गए हैं, जो उसके साथ लश्कर तैयबा के, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और कुछ और गुटों के हैं। इसके अलावा खबर है कि 20,000 रेगुलर पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो भी तालिबान की मदद कर रही है। उसके बावजूद तालिबान को उस माफी की सफलता नहीं मिल रही जिस माफी की सफलता वास्तव में नजर आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये वो प्रोविंसेस है जहाँ पहले ही बड़े पैमाने पर तालिबान इस इलाकों को घेर चुका था, लेकिन उनमें भी अभी लोकल मिलिशिया और वॉरलॉर्ड्स खड़े हो रहे हैं। उनको उस माफी की सफलता नहीं मिलेगी जिस माफी 1990 में मिली थी। अभी लोगों की रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, और मुझे बहुत जबरदस्त डाउट लग रहा है कि अगर तालिबान इसी माफिक कार्रवाई करता रहा, कि उसी माफिक जुल्म ढाए, वही 1990 के शरिया लॉ को दोबारा लगाए, तो अफगानिस्तान इज हेडिंग फॉर अ सिविल वॉर। लेकिन उसमें भी काफी से समय लगेगा। लेकिन ये सच है कि तमाम इलाके जहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया, वहां से लोग भाग रहे हैं, भूखमरी बढ़ रही है, पानी की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, और वो बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में जाना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे बॉर्डर एरियाज को सील कर दिया गया है। इसलिए रिफ्यूजीज जो है दूसरे देशों में किसी भी तरह नहीं जा पा रहे। पाकिस्तान ने कहा है कि उनके पास पहले ही 3 बिलियन रिफ्यूजीज हैं। ईरान ने भी अपने बॉर्डर को सील कर लिया है। वो कहते हैं हमारे पास काफी रिफ्यूजीज पहले ही आ चुके हैं, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। इसी माफिक तजाकिस्तान और जो दूसरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है जिनका बॉर्डर लगता है, और उधर चीन का बॉर्डर लगता है, सब ने अपने अपने बॉर्डर सील कर लिए हैं। और वास्तव में जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो तमाम तालिबान के हाथ में। तालिबान की जबरदस्त कोशिश है कि कोई भी बड़ी ताकत, चाहे वो रशिया हो या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो या ईरान हो, किसी भी हालत से तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान फोर्सेस को मदद ना पहुंचा सके। उनकी जबरदस्त कोशिश है कि अफगानिस्तान के काबुल को हर प्रकार से सराउंड कर लिया जाए और उनको 360 डिग्री चारों तरफ से उसके ऊपर अचानक हमला किया जाए। अभी भी आप देखो कि जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो काबुल में, उनके घर के ऊपर 2 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बारी बच गए हैं। साथ ही साथ काबुल में भी हर दूसरे तीसरे हमले हो रहे हैं, रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। जी, क्योंकि सैगल साहब हमारे साथ तेज टिक्कू साहब भी बने हुए हैं मुसलसल। तेज साहब, एक मिनट सैगल साहब आएंगे आपके पास भी। पैमाने पर अफगान फोर्सेस जो है अभी कोशिश कर रही है। जी तेज साहब, बहुत तशवीशनाक हालात हो गए हैं, अब परेशान करने वाले हालात हैं, अपनी जगह को छोड़ के भाग गए हैं। जी सैगल साहब आएंगे आपके पास, अभी तेज टिक्कू साहब के पास जा रहे हैं। लाजमी है कि अपने देश को बचाने के लिए कोवर्डिस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तव में उन्होंने एकजुट होकर तालिबान का मुकाबला करना है। ठीक है सैगल साहब। तेज टिक्कू साहब, बहुत हालात अब खराब हो चुके हैं। पिछले 5 दिनों में 7वां इलाका है जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। मज़ार शरीफ को चारों जानिब से घेर लिया है। हिंदुस्तान ने जहाज भेज दिया है अपने शहरियों को वहां से वापस बुलाने के लिए। क्या अफगानिस्तान फिर एक बार उस सियाह दौर में वापस लौट रहा है जिसमें कभी वो हुआ करता था और तालिबान की दहशत सर चढ़कर लोगों के
बोलती थी, लोगों की जिंदगी अजाब हो गई थी। अमेरिका ने ये बड़ा फैसला करके एक पूरे मुल्क को बड़ी परेशानी में, बड़े बहरान में मुब्तला होने के लिए छोड़ दिया है। या तो मदद फराम ना होती अमेरिका की तरफ से, और अब कहा जा रहा है कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है अफगान फौज की मदद करने के लिए। तेज टिक्कू साहब। अमेरिका की हिस्ट्री तकरीबन यही रही है, और जैसा मैंने आपको पहले वाले एक प्रोग्राम में बताया था, और ये एक हकीकत है कि अमेरिका में जैसे ही प्रेसिडेंट बदली हो जाता है तो वहाँ पर पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। और हालांकि ये डिसीजन तो इनसे बाइडेन साहब के आने से पहले भी हो चुका था कि वो अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी और इतने अचानक वो पूरे अपने ट्रूप्स को एक रात को किसी को बोलने के बगैर चले जाएंगे, और अफ़गानिस्तान में जो एक सिक्योरिटी का वैक्यूम बन गया है उसको वो पैदा करेंगे, ये किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अब अमेरिका तो चला गया है, और अमेरिका के जाने से जो वहाँ पर हालात पैदा हुए हैं वो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। मुझे मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि अमेरिका जो अपनी एयर ताकत इस्तेमाल कर रहा है तालिबान के बरखिलाफ, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अब तालिबान के ऑफेंसिव के ऊपर, क्योंकि जो आदमी ज़मीन पर होता है, जिसके पाँव ज़मीन पर होते हैं, वही अल्टीमेटली इस चीज़ का फैसला करता है कि उस इलाके के ऊपर कब्ज़ा किसका हो। ये तो पहली नंबर एक बात है। और कुछ देर के बाद मुझे लगता है अमेरिका जो है वो ये एयरक्राफ्ट से भी हमला बंद करेगा, क्योंकि तालिबान जो है एक इरेगुलर फोर्स है, और वो पूरे शहरों में, जब पूरे शहर में हर शहर में चले जाएंगे तो अमेरिकन एयरफोर्स के पास कोई ऐसा टारगेट नहीं होगा जहां पर कि वो सिर्फ तालिबान को ही मारे और सिविलियन को नुकसान हो। कोलेटरल डैमेज इतना ज़्यादा होगा कि उनको अपना एयरफोर्स से एयर अटैक करना ही बंद करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो पुराने ज़माने के सियाह दौर की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बार मामला और भी ज़्यादा ख़राब होगा। उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम जब 94 में तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था, उस टाइम अफ़गानिस्तान के लोग, उनकी अपेक्षाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनका तौर तरीका पूरे विश्व को देखने का अलग था, और अब बिल्कुल अलग है। तकरीबन 18 साल हुए हैं, नहीं सॉरी 29-30 साल के करीब हुआ है तब से। पॉइंट ये है कि अब क्या होने वाला है अफ़गानिस्तान में। मैं नहीं मानता हूँ कि अफ़गान में जो तालिबान हैं या उनके साथ जो आजकल, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी ट्रुप्स भी तालिबान बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं, एलिटी है, जैश है, नहीं तो तालिबान इतना स्ट्रांग नहीं होता। अगर वो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा भी करते हैं, लेकिन आप कब्जा किसके ऊपर कर रहे हो? आप लोगों को, आपको अपने साथ जब तक आप नहीं लेंगे तो आपका रूल कैसे चलेगा? क्योंकि लोगों की कोऑपरेशन आपके साथ नहीं होगी तो आप बंदूक के दम पर कितनी देर तक हुकूमत कर सकते हैं, और आप हुकूमत करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? इस बार मुझे लगता है कि वहाँ पर डेफिनेटली जो प्रो अफ़गानिस्तान फोर्सेस हैं या एंटी तालिबान फोर्सेस हैं, वो इनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, और एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें तालिबान भी नहीं हुकूमत कर सकेंगे वैसे जैसे वो पहले उन्होंने किया था 94 के बाद 2001 तक। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, कुछ इलाके जो सेंट्रल एशिया के साथ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो पश्तून से भिन्न है, और उनका हमेशा झगड़ा चलता है इनके साथ, दोस्तम हो या उससे पहले अहमद शाह मसूद की ट्रुप्स हो, इनका हमेशा झगड़ा चलता रहता है उनके साथ। और अगर उनको इंटरनेशनल ताकतें जो अगर उनकी मदद करें
तो जी। अफगानिस्तान बिल्कुल एक गृह युद्ध की तरह बढ़ जाएगा और अफगानिस्तान में आने वाले दिन में आप देखेंगे कि वायलेंस ज़बरदस्त होगा और एक पैरिया स्टेट बनेगा। और ये अमेरिका की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर आप बंदूक के दम पर अफगानिस्तान को कैप्चर करोगे तो आप अब पैरिया स्टेट बनेंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान ही ये सब करा रहा है। पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट मिलेगा। उनकी हमेशा तमन्ना यही रही है कि अफगानिस्तान हमारी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या वो अपना हुकूमत ही वहां चला दे किसी प्रॉक्सी के थ्रू। पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए फायदा तो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है ये, क्योंकि अगर वहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और पाकिस्तान का तकरीबन ओपन बॉर्डर है, वहां कोई नहीं मानता ये वीज़ा वगैरह, अफगान तो खुद ही दुरान लाइन को मानते नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और इस रीजन के लिए भी कुछ हद तक खतरा है। देखिए, ईरान के साथ तालिबान की रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आपको सबको मालूम है वहाँ पर हज़ारा ट्राइब्स के साथ क्या हो रहा है। नॉर्थ में उनकी सेंट्रल एशियन के अपने ही लोगों के उज़्बेक वगैरह जो रहते हैं उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो पूरी कोशिश कर रहा था कि अमेरिका के जाने के बाद वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल चलाएगा, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं होगा जैसा 94 से लेकर 2001 तक था। और इसलिए अफ़गानिस्तान में जो हालात दिन ब दिन आप देखेंगे बद से बदतर होते जाएंगे और जैसे जैसे वो बड़े शहरों की तरह आएंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा, खून खराबा भी ज़्यादा होगा और लोगों के ऊपर अत्याचार भी ज़्यादा होगा। जी, पीके सहगल साहब, फिर एक बार आपके पास आना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। अभी तेज टिक्कू साहब ने पाकिस्तान का जिक्र यहाँ पर किया। जिस तरह से तालिबानियों का हौसला बढ़ा है अफगानिस्तान में, जैसे ही अमेरिका ने अपनी फौज वापस बुलाई, तो इस हौसले को पाकिस्तान खाद पानी देने का काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तेज टिक्कू साहब ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इसके लिए लताड़ लगाई, उसको डांट लगाई कि ये तुम अफगानिस्तान में कर क्या रहे हो, ये तुम्हारी शह से तालिबानियों का हौसला बढ़ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर अफगानिस्तान में अमन कैसे बहाल किया जाए, इस सिमत में कौन से कारगर कदम उठाए जाने चाहिए, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखो, इस समय सिचुएशन बड़ी वोलाटाइल है। इस समय किसी प्रकार से वो कारगर कदम नहीं उठाए जा सकते जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। बड़ी कोशिश की जाएगी। अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है वो दोहा चले गए हैं, वंस अगेन तालिबान से बातचीत करेंगे, लेकिन तालिबान इससे डिवाइडेड है। तालिबान में कुछ गुट हैं जो कहते हैं बातचीत करो और बातचीत के माध्यम से स्थिति को सॉर्ट आउट करो। वो नहीं चाहते कि शरिया लॉ दोबारा लगाया जाए, वो नहीं चाहते कि लोगों के साथ वैसे जुल्म ढाए जाए। लेकिन कुछ और हैं वो जो कहते हैं बिल्कुल पुराना शरिया लॉ लगाया जाए, बिल्कुल जुल्म ढाए जाए। और वास्तव में कौन किसकी बात सुन रहा है कोई नहीं जानता। पाकिस्तान और चाइना मिलकर दोनों ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का। मैं पिछले स्पीकर से बिल्कुल सहमत हूँ कि शॉर्ट टर्म गेन्स होंगे पाकिस्तान और चाइना को, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म यही तालिबान जो है पाकिस्तान के लिए हामी भारी पड़ेगा और चाइना के ऊपर भी भारी पड़ेगा। तालिबान किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा और पाकिस्तान की गलत फहमी है कि उसको डिफेंस इन डेप्थ मिलेगी, उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी जिसकी वो हमेशा अपेक्षा करता है। और वो शायद उसको लगता है कि तालिबान को वो कश्मीर की तरफ मुंह मोड़ेगा। तालिबान किसी भी हालत में कश्मीर की तरफ नहीं आएंगे और अगर कश्मीर की तरफ आते हैं तो हिंदुस्तान उनकी वही हालत करेगा जो हमने LET ISIS की है, LET की है, जैश ए मोहम्मद की है, हिजबुल मुजाहिदीन की है। ये सारे के सारे बाय देमसेल्व्स एंड कलेक्टिवली हिंदुस्तान के साथ अपनी एनर्जी को अप्लाई कर चुके हैं और हर एक को हमने वास्तव में ख़त्म किया है। और तालिबान अमेरिकन फोर्सेस या नेटो फोर्सेस के खिलाफ जो हज़ारों किलोमीटर दूर से आए थे, उनका कोई कॉज नहीं था, उनका अपना देश नहीं था, अलग बात है। उनके ऊपर उनके साथ लड़ाई करना, जब वो हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करें, जब हिंदुस्तान की अपनी सरजमीं है तो हिंदुस्तान का कॉज बड़ा मजबूत है, हमारे मोरल बड़ा अच्छा है, मोटिवेशन बड़ा अच्छा है, वो हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे। और तालिबान ये जानता है। और दूसरा, तालिबान किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि वो हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी रिश्ते नाते कायम करे। वो जानता है कि हिंदुस्तान जो है हमेशा ही अफगानिस्तान का फ्रेंड रहा है और फ्रेंड ही रहेगा। हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत काम किया अफगानिस्तान के अंदर, जिससे उनका पार्लियामेंट बनाया है, वहाँ डैम्स बनाए हैं जिससे पानी पीने के लिए मिल रहा है, एग्रीकल्चर का फायदा हुआ है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम किया है।
और बहुत ही बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान कार्रवाई करना चाहता है, तालिबान उसका फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान इस समय जो है हर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान उनके हाथ में आ जाए। लेकिन कुछ दिन पहले मैं सबको बताना चाहता हूं कि पुतिन ने कहा कि तालिबान इज गोइंग टू बी अ पोटेंशियल थ्रेट टू रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट, और हम लोग जो है चुप नहीं रहेंगे। ही सेड वी कैन नॉट बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स, यानी दूसरे लफ्जों में इशारे में कह दिया उन्होंने कि हम जो है स्थिति को बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और आवश्यकता पड़ी तो हर प्रकार की सहायता करेंगे अफगान फोर्सेस की। दूसरा, अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर रशिया ने अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट कर दिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। वहाँ बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज हो रही हैं जो 1990 के बाद हो रही है। उससे साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है पाकिस्तान को और चाइना को कि हम किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे टोटल ऑक्यूपेशन बाय तालिबान ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि ना तो वो साउथ एशिया के हित में है, ना रीजनल सिक्योरिटी के हित में है। ये रीजनल इंस्टेबिलिटी सारे एरिया में हो जाएगी, वायलेंस खूब बढ़ेगी, और एक किस्म से नया सीरिया की तरह यहाँ भी माहौल हो जाएगा जी। और सबसे बड़ा नुकसान मैं दोबारा कह रहा हूँ पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं एक्सेप्ट कर सकेगी। अभी भी 3 मिलियन रिफ्यूजीज हैं और बड़े पैमाने पर रिफ्यूजीज आएंगे, इसके बावजूद कि उन्होंने बॉर्डर को सील किया है। और पाकिस्तान जो है 100% सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा जी। चाइना को गलतफहमी है कि तालिबान जो है उनकी मदद करेगा घूस के खिलाफ, जो चाइना कार्रवाई कर रहा है, या सिंकियांग मुस्लिम्स के खिलाफ। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान जो है 5000 घूर मुस्लिम्स को भी ट्रेन कर रहा है। किस लिए ट्रेन कर रहा है? बड़ा क्लियर इशारा है। वो चाइना समझता है कि वो उनको ट्रेन कर रहा है कि वो अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ेंगे। वास्तव में वो इवेंचुअली चाइना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और वही लोग जो है पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के ना तो तालिबान चाहता है, ना बलूचिस चाहते हैं, ना सिंधी चाहते हैं सीपैक, और सीपैक के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं। ये हमले और बढ़ेंगे जी। और जैसे कि पिछले हालात और तशवीशनाक होंगे, और इन हालात को संभालने के लिए अफगानिस्तान में अमन बहाने के लिए अभी माइनर से लेकर मेजर लेवल तक बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में राहुल लाल साहब भी जुड़ गए हैं बतौर सियासी तज्जियाकार। खैर मकदम है राहुल जी आपका हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन वक्त का तकाजा है राहुल जी, एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो अपनी इस अहम और तफसीली गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन फौरन लौट रहे हैं हम अपनी इसी खास पेशकश के साथ। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम, एक बार फिर से हमारी खास पेशकश कि अफगानिस्तान के कितने नजदीक पहुंचा है तालिबान। अफगानिस्तान में इन दिनों हालात बेहद तशवीशनाक हैं। तालिबान की सरगर्मियां बड़े पैमाने पर बढ़ गई है वहां पर, और अफगानिस्तान के आम आवाम की जिंदगी बहरान पर है। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। लोग अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं मजबूरी में, और इसी पर हमारी कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। मुसलसल ब्रेक पर जाने से पहले हमने खैर मकदम किया था राहुल लाल साहब का भी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, सियासी तौर पर भी अफगानिस्तान अब बड़े बहरान से जूझ रहा है। सदर अशरफ गनी को क्या ये भी मुमकिन है कि इस गैर मुस्तहकम हालात से, जो इनकॉन्स्टेंट हालात हो रहे हैं, जो इतने इनकॉन्स्टेंट हालात, उन वजह से क्या उन्हें अपनी कुर्सी, अपना ओहदा भी छोड़ना पड़ सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अशरफ गनी अपने सलाहकारों के एक छोटे से ग्रुप पर बस भरोसा करते हैं और अपने बड़े अफसरान को, बड़े ओहदेदारान को, अपने फौजी कमांडर्स को मुसलसल तब्दील करते रहते हैं। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं राहुल जी कि अगर जल्द ही तालिबान के मुखालिफ जितनी सियासी ताकतें हैं वो बेशक आपस में मुखालिफ हों, आपस में सियासी तौर पर कंपीट करती हों, लेकिन अगर वो तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद नहीं हुई तो कुछ ही हफ्तों में पूरा का पूरा मुल्क अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में जा सकता है और अशरफ गनी को अपना ओहदा छोड़ना पड़ सकता है। आपसे समझना चाहते हैं कितने बड़े बहरान में अफगानिस्तान इस वक्त है? देखिए, अफगानिस्तान का संकट इसमें काफी भयावह स्तर पे है। जिस तरह से तालिबान तेज गति से अलग अलग राज्यों के राजधानियों पे कब्जा करता चला जा रहा है, और पिछले कम से कम 36 घंटे में जो उसकी गति रही उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो तालिबान काफी ताकतवर नजर आ रहा है, जिसमें कि अफगान सैनिक जो है उससे जूझते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। इस परिस्थिति में अफगानिस्तान के लिए काफी आवश्यक है कि जो वहां के जो राजनीति के जो सारे धड़े हैं वो इसमें सारे मतभेद भूल के एक साथ लोकतंत्र के लिए वो खड़े हो जाएं।
ये लड़ाई तो उनके लिए आवश्यक है कि वो आंतरिक तौर पे एक हो और दुनिया भी उन्हें सहयोग करे। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तालिबान लगातार अलग अलग जगहों पे वो वार्ता कर रहा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उस वार्ता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से बल प्रयोग कर रहा है, वो वार्ता के लिए आवश्यक है कि उसको कम से कम बल प्रयोग वाली जगह से हटाया जाए और वार्ता के टेबल पे लाया जाए। वो दोनों काम कर रहा है, वो वार्ता भी कर रहा है और लगातार बल प्रयोग करते हुए अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर अपना वर्चस्व भी कायम करता चला जा रहा है। तो अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसमें तो हमें अशरफ गनी की स्थिति अभी काफी कमजोर नजर आ रही है आज के इस समय में, और ये भारत के लिए काफी दुखद है, क्योंकि अशरफ गनी की सरकार और भारत सरकार के बीच के जो रिश्ते रहे, देखिए अफगानिस्तान के साथ हम लोग के हमेशा के मित्रवत रिश्ते रहे और उसमें अशरफ गनी के साथ तो रिश्ते और भी काफी घनिष्ठ रिश्ते रहे। तो ये काफी दुखद चीज है जो घटना वहां पे घट रही है। पहले चीज के देखिए, अगर हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, अफगानिस्तान हमारे लिए दो दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। वो अगर भारतीय संदर्भ में हम लोग बात करें, हम लोगों का चारबहार प्रोजेक्ट बना ही इसलिए था ईरान के साथ कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, और केवल अफगानिस्तान के साथ नहीं, उन सभी मध्य पूर्व और यूरोप तक सीधे सीधे जोड़ने वाला रास्ता बनने वाला था वो। तो आपका वो कनेक्टिविटी सीधे सीधे डिस्टर्ब हो रहा है चारबहार प्रोजेक्ट से जो जोड़ना चाह रहे थे। दूसरा चीज के देखिए, सुरक्षा का मामला, क्योंकि अगर तालिबान जैसा कट्टरपंथी संगठन वहां पे सरकार बना लेता है और हम लोग भारत में ये मान के चले कि नहीं उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये फिर हुआ कि आपके सामने में एक तरह से समस्या है और आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो उसका प्रभाव भी हम लोगों के ऊपर जरूर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए भारत सरकार के लिए भी काफी आवश्यक है कि वो अफगानिस्तान के एक एक गतिविधियों पर नजर रखे। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बहुत सारे जगहों पे दुनिया में बातचीत भी कर रहे हैं, कई जगह तालिबान के प्रतिनिधि जा रहे हैं, वहां पे जो है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं। लेकिन अब तक देखिए, हम लोगों के मामले में हम लोगों ने देखा कि जो ट्रंप साहब थे वो अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में भारत को बहुत ज्यादा कोई वरीयता नहीं दे रहे थे। इस मामले में तो कुछ वरीयता मिली भी। और तालिबान की जो ताकत है, देखिए उस ताकत के पीछे केवल हम लोग को पाकिस्तान को हम लोग को मानना बड़ी कमी वाली बात होगी। उस ताकत के पीछे सीधे सीधे चीन खड़ा है, और कई मामलों में देखिए रूस भले ही सार्वजनिक तौर पर जो भी बयान दे रहा है, लेकिन रूस और चीन के जिस तरह के घनिष्ठ संबंध हैं, मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से रूस की भी कहीं न कहीं इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन जरूर अभी इसमें प्राप्त हो रहा है। नहीं तो जिस तरह से तालिबान अलग अलग शहरों को जीत रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, अमेरिका कुछ बम वर्षक विमानों से बम की वर्षा कर रहा है, लेकिन उस तालिबान के ताकत में हम लोग कोई कमी नहीं देख रहे हैं। एक मुल्क में जहां पे कि लोकतंत्र को बंदूक के बल पे कुचला जा रहा है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय यूएन जैसी चाहे संस्थाएं हो, चाहे जो वैश्विक जो विश्व समुदाय में जो महाशक्तिशाली जो सारे देश है, उन सबों की स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो ये चिंताजनक है, ये पूरा मामला जो है। सही कहा आपने, बात बहुत फिक्र करने वाली है। तेज टिक्कू साहब, एक बड़ा अहम सवाल लेकर आपके पास आना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। अफगानिस्तान से जो खबर सामने आ रही है उनके मुताबिक कई फौजी कमांडर्स बिल्कुल रिसेंटली तालिबानियों के साथ चले गए, और इस एक चीज ने बहुत मुसीबत पर डाला हुआ है अफगानी हुकूमत को, अशरफ गनी को, और ये जो पाला बदलने का सिलसिला है ये मुसलसल जारी है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी अलग अलग वजूहात है। कहा जा रहा है कि फौजी कमांडर जो हैं, फौजी सरबराहान जो हैं, जो अलग अलग लेवल्स पर फौज को लीड कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं है अपनी हुकूमत से, और उनके अच्छे टर्म्स भी हैं तालिबान के साथ। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर अफगानिस्तान को बड़ी मुसीबत में डाल रही हैं। तेज टिक्कू साहब, देखिए, किसी भी देश के अंदर आप एक आर्मी जब बनाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को बनाते हैं, उनको देश के प्रति उनका कितना प्यार है, वो देश के लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, और वो कितने अपने उनका अंदर कितना दृढ़ विश्वास है कि वो अपने देश को किसी भी ताकत से बचा लें, ये आप एक दो साल में नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि अमेरिका जब से आया है 2001 में, उसके बाद उनका काफ़ी सारा समय तो लगा वहाँ पर स्थिति को संभालने में, और मैं 5 साल की बात करता हूँ, पिछले 5 साल में उन्होंने अफगानिस्तान की आर्मी को बिल्डअप करने की कोशिश करी है। लेकिन हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि उनको इक्विपमेंट तो अच्छा दिया उन्होंने, लेकिन उनका मोराल कितना ज़्यादा है, वो कितना लड़ सकते हैं, और ख़ासकर कितना लड़ सकते हैं उनके साथ जो उन्हीं की सोसाइटी का एक हिस्सा है। और
तालिबान जो है वो तकरीबन मैं मानता हूं कि 90 से 100% पश्तून है, और फौज के अंदर भी तकरीबन इतने ही पश्तून है, नॉर्दर्न एरियाज को छोड़ के। कुछ यूनिट्स हैं उनके जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान से हैं, जो कि तालिबान के बरखिलाफ है। तो इस वजह से जब तालिबान ने वहां पर 1994 से 2001 तक हुकूमत करी थी, तो उनके भी एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है, और आप आर्मी को 10-20 साल में खड़ा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि तालिबान जिस प्रकार की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, उनको ये भरोसा है कि वो अपने आप को उनसे नहीं बचा, अपने आप को तो शायद बचा सकते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज को नहीं, अपनी फैमिलीज को नहीं बचा सकते, क्योंकि तालिबान दोनों एक आजकल कन्वेंशनल तरीके से लड़ रहे हैं और मिलिटेंसी गुरेला टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में तकरीबन जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 19 पायलट्स जो जहाज चलाते हैं, जो अफगान एयरफोर्स को इस्तेमाल करते थे इनके बरखिलाफ, 19 पायलट्स ने एयरफोर्स अफगान को छोड़ दी है, क्योंकि उन्होंने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो जब तक उनका भरोसा अपने हुकूमत के ऊपर पूरा नहीं होगा कि वो हमें बचा सकेंगे और हम उनको बचा सकेंगे, तो वो ज़रूर ये सोचेंगे कि बेस्ट है कि अपने आप को बचाने के लिए मैं दूसरी तरफ झुकाव करूं, क्योंकि आर्मी के अंदर इतने ज़बरदस्त ट्रेडिशन तो है नहीं कि जो वो किसी और के लिए जान दे सके। तो इन हालात में हमेशा ऐसा होता है जिसका पलटा भारी होता है, न्यूट्रल लोग भी और फोर्सेस के लोग भी फिर वहीं की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये बिरूनी ताकत तो है नहीं तालिबान में, तो उन्हीं के लोग हैं उसमें। उन्हीं एक घर में शायद एक फौज में होगा, अफगानिस्तान आर्मी में होगा, 2 भाई तालिबान की तरफ होंगे। तो ये परिस्थिति बहुत साइकोलॉजिस्ट के लिए डाइसेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे हालात में आम तौर पर ऐसा ही होता है कि लोग उसी की तरफ जाते हैं जिसका लड़ाई में पलटा भारी हो। जी। अब एक और चीज मैं विषय में बात करना चाहता हूँ, अशरफ गनी साहब का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कई सारी डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर कब्जा जमाया है, लेकिन इन्हें जैसे जैसे वो काबुल की तरफ आना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि पिछले 18-20 साल में, 20 साल में बल्कि ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो गए अफगानिस्तान में जो नहीं चाहते कि तालिबान आ जाए। सबसे पहले देख लीजिए उनकी डेवलपमेंट कितनी ज्यादा हुई है और कितना पैसा हिंदुस्तान ने वहाँ लगाया, वहाँ पार्लियामेंट बनाया, कितनी सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, खासकर एजुकेशन और विमेन्स राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। इंटरेस्ट पैदा हो गए जो नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान आ जाए, और ऐसा आप गन के बंदूक की नोक पर किसी को आप ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकेंगे, और वहां पर एक ऐसी संस्थाएं अब पैदा हो जाएंगी जो अफगानिस्तान में तालिबान का ही विरोध करेंगे, तालिबान से ही इससे पैदा हो। जी, आपने ठीक कहा, और इन हालात को संभालने में, संवारने में तवील वक्त लग सकता है, वो भी तब जब कारगर स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएंगी। राहुल जी, मैंने जिन अफगान फौज के कमांडर्स का जिक्र किया, मैंने जिन फौजियों का जिक्र किया, बताया जा रहा है कि उनका भरोसा दिन पे दिन वहाँ की हुकूमत में कम होता जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ हुकूमत को अब इन चीज़ों को संभालने के लिए ज़्यादा बड़े पैमाने पर कोशिशें करनी पड़ रही हैं, और इसके बावजूद वो कोशिशें कारगर नहीं हो रही हैं। तो ये भरोसे की कमी कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई? देखिए, कहीं न कहीं जो वर्तमान में अफगानिस्तान की सरकार रही वो इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी कि अचानक से जो निर्णय लिया था उसमें तो लग रहा था कि सब वापस चले जाए। वहां पर मुमताज़ स्थितियां बनी, और उनको जो अपने सेना के ऊपर जो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो मिलिट्री स्ट्रक्चर पर उनको जो पूरा ध्यान देना चाहिए, ये उसकी कमी भी रही। की चीजें हो रही है उस समय, जिस समय के देश को सेना की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इसका मतलब है कि आपने उस पीरियड में उसके ऊपर सही ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं विश्लेषकों के इस राय से सहमत हूं कि 18-20 साल में आप एक सेना नहीं बना सकते ढंग से, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार जो है
जो अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियां हैं, जिन लोगों ने शीत युद्ध के समय में भी अफगानिस्तान का प्रयोग किया और अभी भी अफगानिस्तान के ऊपर जो है कि वो निगाहें बनाए हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियां इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेवार हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं। अचानक से अमेरिका अगर जा रहा है तो उसके बाद उनको ऐसे स्थितियों में जाना चाहिए था जहां पे कि अफगानिस्तान एक सुरक्षित जगह पे रह सकता और वहां का लोकतंत्र पल्लवित और पुष्पित होकर रह पाता, वहां की डेमोक्रेसी। ऐसे तो अमेरिका पूरे दुनिया के लोग डेमोक्रेसी के लिए वो चिंता व्यक्त करता रहता है, लेकिन खुद अफगानिस्तान में अब ये स्थितियां बन रही हैं। तो सवाल अमेरिका पे भी खड़े हो रहे हैं और सवाल चीन जैसे दूसरे महाशक्तियों पे भी खड़े हो रहे हैं कि आप अपने हितों के लिए एक देश को गृह युद्ध की स्थिति में झोंक रहे हैं। मैं सहमत हूं इस चीज से कि जैसे ही तालिबान अगर जिस तरह से उनकी गतिविधियां काबुल की तरफ बढ़ेंगी तो वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। और सोचिए स्थितियां कितनी गड़बड़ स्थितियां होंगी। वो आप सोच के देखिए कि भारत सरकार को कहना पड़ा कि नहीं, सभी भारतीयों को वहां से निकाला जाए, अलग अलग विदेशों के सभी लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन वहां की जनता का क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भारत में हम लोगों ने काफी ज्यादा वहां पे एक तरह से अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो है कि वहां पे निवेश भी करके रखा हुआ है। सलमा बांध के ऊपर जो है कि अटैक हो चुका है, $290 मिलियन का एक तरह से वो पूरा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने बनाया था। उसके अभी तक सलमा बांध सुरक्षित है, लेकिन भारत अफगानिस्तान मैत्री संबंध के रूप में सलमा बांध को देखा जाता है। वहां पे जयराम डेलामार्ग के कई जगहों के कई हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वो भी भारत ने बनाया था। तो एक तरह से पूरी स्थितियां जो हम लोग देख रहे हैं वो स्थिति भारत के लिए भी अच्छी नहीं है। पहले हम लोग एक समय में ऐसी थी मुमताज जी स्थिति कि पाकिस्तान पर जब हमें दबाव बनाना होता था, भारत अपने तरफ से और अशरफ गनी साहब की तरफ से भी, उधर से अफगानिस्तान की तरफ से हम लोग दबाव बना देते थे, ईरान की तरफ से भी दबाव बनाते थे, त्रिपक्षीय दबाव बन जाता था पाकिस्तान के ऊपर। आज के समय भले ही विश्लेषक कुछ भी करने की लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान इस समय कहीं न कहीं स्थितियां उसके माकूल है। जब अमेरिका से वो एक तरह से अमेरिका से उसको जो वित्तीय सहायता लेनी थी वो ले चुका है, इस समय वो चीन के लिए एक लॉन्चिंग पैड का काम कर रहा है। चीन जबकि अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहा है, उसके लिए वो लॉन्चिंग पैड ऐसा काम कर रहा है। हो सकता है भविष्य में इसका दुरुपयोग हो, लेकिन अभी के हालात पाकिस्तान को शूट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को लग रहा है जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आखिर भारत क्या करे, हम लोगों के लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महाशक्तियां हैं उनके ऊपर से दबाव डाल के वहां पर वार्ता से कुछ नहीं होगा, उनके सैन्य हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है इस समय। अगर अफगानिस्तान को बचाना है तो विश्व समुदाय को यूं ही मुखदर्शक बन के नहीं रहना चाहिए, उनको अब सामने में आना पड़ेगा यहाँ पे। जी ठीक कहा आपने राहुल जी। और बैनुल अक़वामी बिरादरी का किरदार, उसका रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान में, अगर हम बहानी कर लिए हैं तो। सहगल साहब, मेरा अगला अहम सवाल आपसे यही है कि अमेरिका जब खुद को महाशक्ति कहता है, पूरी दुनिया उसको महाशक्ति कहती है, और अमेरिका ने कई बार अपना ये मजबूत रोल निभाया है। और जैसे अभी राहुल जी ने भी कहा, तेज टिक्कू साहब ने भी कहा कि अभी इंटरनेशनल बिरादरी की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को कैसे इस बुहरान से, कैसे इस संकट से बाहर निकाला जाए। अब एकदम से सिर्फ एक ये वजह है कि हुकूमत तब्दील हुई अमेरिका में, जो ये कहा गया कि अब ये अफगानिस्तान की जंग है, उसे खुद लड़नी होगी, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं अफगानिस्तान के लिए, या फिर कुछ और वजूहात हैं? देखो, आपने अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों का जिक्र किया, महाशक्तियां टोटली डिवाइडेड है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है और नेटो का ताल्लुक है, वो तो वहाँ से निकल गए हैं। वो किसी भी हालत में दोबारा हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो केवल जो है ओवर द होराइजन एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से या क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स के माध्यम से। 18 साल 20 साल तक वो स्ट्राइक्स करते रहे, उतने बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हुए और अभी भी कामयाब नहीं होंगे उस तरीके से जिस तरीके की आवश्यकता है। दूसरी महाशक्ति जो है वो चाइना है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किसी हालत में अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेगा। हम कई तरीकों से अफगान नेशनल आर्मी की सहायता कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वी गिविंग देम फूड एड, वी गिविंग देम ट्रेनिंग, वी गिविंग देम असला, हमने उनको हेलीकॉप्टर्स दिए, हमने उनको कुछ आर्टिलरी पीसेस दिए और उनको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं। चीन जो है बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। रशिया जो है इस समय डुप्लीकेट गेम खेल रहा है, वो अपने हित को ध्यान में रख के कभी सोचता है कि बड़े पैमाने पर हम अफगान नेशनल फोर्सेस की मदद करें और कभी सोचता है कि चीन के साथ एकजुट होकर पाकिस्तान, चीन और रशिया एकजुट होकर तालिबान की मदद करें। सो दूसरे लफ्जों में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऑल द 5 मेंबर्स जो हैं टोटली डिवाइडेड है। जैसे कि मैंने कहा, रशिया जो है और चाइना जो है उनका एक रवैया है, अमेरिका का, ब्रिटेन का और फ्रांस का दूसरा रवैया है। ऐसे में दुनिया एकजुट होकर बातचीत नहीं कर रही।
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि पूरी दुनिया को एकजुट किया जाए, क्योंकि ये तमाम एरिया जो है, रीजन जो है, इसमें ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी आएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है ये तमाम एरिया में बड़ी ज़बरदस्त वायलेंस हो जाएगी, और इंस्टेबिलिटी और वायलेंस जो है वो ये कहना कि वो वहीं पर सीमित रहेगी इज नॉट करेक्ट। 2001 में जो 9/11 हुआ वो अफगानिस्तान के माध्यम से हुआ। इस समय तालिबान आश्वासन दे रहा है कि दोबारा वेस्ट के ऊपर हमला नहीं करेंगे। यू कैनॉट ट्रस्ट द तालिबान एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज वी कैनॉट ट्रस्ट द चाइनीज। कल एक बार स्थापित कर लेता है, क्या होता है पता नहीं जानता। लेकिन 1990 में जबकि अफगान फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं थी, तभी भी तालिबान को अपने आप को स्थापित करने में 3 साल लगे। आज अफगान फोर्सेस काफी ज्यादा मजबूत है, और अगर उन्होंने गिव अप नहीं किया और कॉवर्डिस नहीं दिखाया, तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 साल से पहले तालिबान जो है वास्तव में अपने आप को स्थापित कर ले। एक कंट्री को, किसी को कैप्चर करना अलग बात है, गवर्नेंस प्रोवाइड करना दूसरी बात है जी। और गवर्नेंस तभी प्रोवाइड हो सकती है जब वहाँ के लोगों का दिल, दिमाग और विश्वास जीता जाए। वहाँ के जो लोग, अवाम है, वो तो टोटली तालिबान के खिलाफ है। वो जो 18 से 20 साल की फ्रीडम देख चुके हैं, they don't want to get enslaved in the same manner जो पहले थे। अगर आपको देखा, कुछ ही दिन पहले एक 21 साल की लड़की को उन्होंने मार दिया गोली मार के, क्योंकि वो टाइट क्लोथ पहन रहे थे। आज की महिलाएं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। उनको कह रहे हैं कि बुरखे के बिना बाहर नहीं निकलेंगी, मर्दों के बिना बाहर नहीं, के साथ के बिना बाहर नहीं निकलेंगी, वो एजुकेशन नहीं हासिल करेंगी, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेंगी, एंटरटेनमेंट में नहीं करेंगी, किसी रोमांस में इन्वॉल्व नहीं होंगी, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं इस्तेमाल करेंगी। All this nobody is willing to accept today. फिर वहाँ के मर्दों को बोला कि बियर्ड ग्रो करो और सलवार कमीज पहनो। आज का वहाँ का मर्द इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो बहुत बड़े पैमाने पर जो है सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान बढ़ेगा, और दुनिया को एकजुट होकर सिविल वॉर को अवॉइड करना पड़ेगा। मैं आखिरी सवाल के लिए तेज टिक्कू साहब के पास जाना चाहती हूँ। तेज साहब, अवाम की बात की अभी पीके सहगल साहब ने। ये जाहिर सी बात है कि अवाम का भरोसा टूट रहा है अफगानिस्तान में, और यही वजह है कि पासपोर्ट के लिए रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं कि उनका पासपोर्ट, जिनका रिन्यू नहीं हुआ है वो रिन्यू हो जाए, जिनका नहीं बना है उनका बन जाए, इमरजेंसी पासपोर्ट्स बन जाए, और लोग ये मुल्क ही छोड़ दें। उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन मजबूर है क्योंकि अपनी जिंदगियां बचानी है, अपनी जिंदगी में अमन लाना है। तो ये जो टूटता हुआ भरोसा है, ये जो दरकता हुआ भरोसा है, इसकी बहाली में भी अभी तो लंबा वक्त लगना है, क्योंकि जब तक हालात सही नहीं होंगे तब तक भरोसा करने के काबिल नहीं अफगान की हुकूमत भी और वहां के हालात भी। देखिए, आपने जब ऐसा होता है, अभी इराक, सीरिया में देखा, जब IS का ज़बरदस्त ऑफेंसिव चला था सीरिया में, फिर या सीरिया से पहले वहाँ गृह युद्ध चल रहा था, तो ऐसी जगह में जो नॉर्मल लोग होता है, जिसको शांति चाहिए, जो अपनी जीवन ज़िंदगी बसर करना चाहता है, अपनी बच्चों की पढ़ाई देखना चाहता है, अपने घर वालों की देखभाल करना चाहता है, वो इसमें नहीं शामिल होना चाहते हैं। वो अपने बचाव के लिए भाग जाते हैं। ये हमेशा होता है, हर जगह ये ऐसा ही होता है। सीरिया में देखो, इराक में देखो, या अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, या इवन वियतनाम में जब हो रहा था तब भी लोग भाग रहे थे। तो ऐसा होगा क्योंकि लोग इन परिस्थितियों में, इस लड़ाई में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता है कि पूरा देश ही इसमें लिपट जाएगा, तो हमें एक ही मौका कि हम वहां से भाग ले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए और उनको ये करना चाहिए और उनको वो करना चाहिए। देखिए, आजकल का वो जमाना नहीं है। आजकल के युग में सब देश, पहले भी होता था लेकिन अब ज्यादा ही है कि आजकल के युग में कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी देश जो है अपने इंटरेस्ट की देखभाल करता है। और अमेरिका का इंटरेस्ट, आपने देखा होगा, ये पॉलिसी बाइडेन ने नहीं शुरू कर दी, ये ट्रंप ने शुरू कर दी, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वॉर रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में, और कितने लोग उनको मर गए। अब वो सोचते हैं कि भाई हमारे लिए वहाँ क्या रखा है। माजरत के साथ आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर वक्त का तकाजा है कि अब ये शो हमें इख्तिताम करना होगा। यहाँ पर तेज टिक्कू जी और पीके सहगल साहब, राहुल लाल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तफसीली गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। और अपने इस गुफ्तगू के बाद कोई निचोड़ ऐसा खास कम से कम अफगानिस्तान के बहरान को ख़त्म करने के लिए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ की हुकूमत को अपने विल पावर मजबूत करनी होगी ताकि अफगानिस्तान में अमन बहाल हो।
इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए।